गाड़ी संख्या 1106 दरभंगा लोकमान्य। 2019 गर्मियों की बात है। वाराणसी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मैं रात के लगभग 12 बजे स्टेशन पर पहुंचा। मैं ये सोच कर गया था कि रात्रि के मध्य पहर यहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं होगी, कुछ गिने चुने ही यात्री नजर आएंगे। पर शायद ये भूल गया था कि वाराणसी एक विशाल जंक्शन है और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद एवं सूरत जैसे भारत के कई बड़े महानगरों के लिए यहाँ से ट्रेनें उपलब्ध होने के कारण मुसाफिरों का आना जाना पूरी रात चलता रहेगा। स्टेशन का ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ पर लोग अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा में समय व्यतीत न कर रहे हों। वाराणसी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री प्रतापगढ़ हब पर प्रकाशित हो चुकी है। स्टेशन एवं रेलगाड़ियों के बारे में उसमें काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं। उम्मीद है आप उस डॉक्यूमेंट्री को अवश्य देखना चाहेंगे, इसलिए उसका लिंक इस वीडियो के अंत में उपलब्ध होगा। यदि आपने नहीं देखा तो अवश्य देखें। फिल्मांकन करते समय बार बार मेरा ध्यान उस आवाज़ पर जा रहा था जिसमें लगातार किसी न किसी ट्रेन के आने की जानकारी दी जा रही थी। के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। जब भी किसी नए ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा की जाती तब यात्रियों में एक अजीब सा कोलाहल दिखाई पड़ता। सामानों के साथ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आना जाना एकाएक काफ़ी बढ़ जाता। मैं सोच रहा था अगर आने जाने के उद्देश्य के आधार पर यात्रियों का वर्गीकरण किया जाए तो कितनी तरह के लोग हो सकते हैं। ज़्यादातर श्रमिक या मजदूर होंगे जो किसी फैक्ट्री या निर्माणाधीन स्थानों पर मेहनत करके दिहाड़ी पर अपना जीवन यापन करने के उद्देश्य से दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जा रहे होंगे। कुछ मेरे जैसे घुमक्कड़ भी होंगे जो बनारस के प्राचीन घाट एवं सारनाथ के बौद्ध स्तूपों को देखने के लिए रोज हजारों की संख्या में आते जाते होंगे। क्योंकि मई जून में लग्न भी होती है, इसलिए बहुत सारे लोग किसी न किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए इसलिए भी आ जा रहे होंगे ताकि जब उनकी शादी हो तो वो लोग भी उनकी शादी में जरूर पधारें। यानी सामाजिक जिम्मेदारियां भी यात्रा का कारण बन जाती हैं। कुछ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र होंगे जो हॉस्टल छोड़कर गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर वापस लौट रहे होंगे। यात्री के रूप में सेना एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के कई जवान भी होंगे जो महीनों अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। कई ऐसे भी होंगे जो कई महीनों बाद घर वापस लौट रहे परदेशियों की प्रतीक्षा में थे। किसी का भाई दिल्ली से कमाकर तो किसी का बेटा मुंबई से अपने सपनों को जीकर वापस लौट रहा था। इसमें से कोई इसलिए भी बनारस आया होगा ताकि अपने माता पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर सकें। कुछ मोक्ष की तलाश में आए होंगे तो कुछ भक्ति की। जिन्हें बनारस भा गया वो यहाँ कुछ दिन रुकेंगे और जिन्हें परिवार का माया मोह खींच रहा होगा वो ऐसे ही किसी कोने में अपने ट्रेन के आने की प्रतीक्षा में समय गुजार रहे होंगे। तो अगर यात्रा करने का एक सर्वव्यापी सिद्धांत बनाया जाए तो क्या होगा? एक ऐसा नियम जो हर यात्री पर लागू हो। जब आप अपने विचारों को अनुभव के आधार पर विस्तार देना चाहते हैं तब यात्री बनना पड़ता है, क्योंकि अनुभव के आधार पर जो चीज़ें आप सीखते हैं वो पूरी जिंदगी काम आता है। और जितनी लंबी यात्रा आप करते हैं उतना ही जीवन की नई संभावनाओं को आप महसूस करते हैं जो आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाती हैं, जिम्मेदार बनाती हैं। तो जब एक पिता अपने पुत्र से ऊब जाए कि वह नाकारा है, जीवन में कुछ नहीं कर सकता, प्रवचन एवं भाषण भी जिसके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते, तब उसे अपने हृदय को मजबूत करके ये कहना चाहिए कि ये लोग कुछ पैसे
और जाओ अपने दम पर घूम कर आओ। नए नए लोगों से मिलो, अलग अलग रहन सहन, बोली, भाषा एवं जीवन के संघर्षों को अनुभव करो। मोबाइल, टीवी और इंटरनेट से बाहर की दुनिया को खुद जी कर देखो। तब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन क्या है, कैसे लोग जीने के लिए रोज संघर्ष कर रहे हैं। कोई दिन भर दिहाड़ी करके पैसे कमाता है ताकि रात का खाना खा सके, तो कोई करोड़ों कमाकर मनुष्यों द्वारा बनाए गए हर संसाधन का भोग करता है। जीवन के जिस पहलू को तुम स्वीकार करना चाहते हो उसी अनुरूप मेहनत करो। 99% लोग उतना ही पाते हैं जितना वो कर्म करते हैं, और 1% लोग जिन्हें पैदा होते ही या भाग्य से बहुत कुछ मिल जाता है, वो ड्रग्स, शराब और जुए में सब कुछ उड़ा देते हैं, तब तक जब तक उन्हें इन चीज़ों की कमी ना खलने लगे। अर्थात कर्म से आप जितना हासिल करते हो उसी का भोग करने में आनंद है। चोरी, झूठ या बेईमानी करके जो संसाधन जुटाए जाते हैं उसको भोगने में आनंद का भ्रम पैदा होता है, जिसमें संतुलन नहीं होता, और हर वह चीज़ जिसमें संतुलन ना हो विक्षोभ पैदा करती है। जीवन में आनंद का भ्रम पैदा करके कष्ट को बढ़ाती है। कभी कभी ये कष्ट इतना विकट हो जाता है कि आप जीवन भर इससे बाहर नहीं निकल पाते। जब वैराग की तरफ मन भागता है, सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाने का मन करता है, क्योंकि आपके अपने कर्मों से हर चीज आपके नियंत्रण से बाहर चली जाती है। बनारस के घाटों में, मठों में रहने वाले ये सन्यासी कहाँ से पैदा होते हैं? क्यों उन्हें जीवन का मोह नहीं रहता? क्यों ये अघोरी बन जाते हैं? चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप तब क्या करेंगे जब चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएंगी? सबसे आसान रास्ता है, उन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए जब तक कि वह स्वयं आपके नियंत्रण में ना आना चाहें, और जो चीज़ आपके नियंत्रण में ना आ सके उसका मोह त्याग दीजिए। जीवन में संतुलन लाने का यही सटीक सिद्धांत है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। फेसबुक या व्हाट्सएप पर वीडियो का लिंक साझा करके दूसरों को भी इस विचार यात्रा में शामिल कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाने के लिए आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को बारीकी से पढ़ता हूँ, क्योंकि यहीं से मुझे आपके शब्दों के माध्यम से ये पता चलता है कि मेरे विचार आपसे अलग हैं या समान। अगर समानता होती है तो उस विषय पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, अन्यथा विविधता होने पर विचारों को त्यागना पड़ता है। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ईमानदारी से किए गए कर्म में ही सुख है। धन्यवाद।